सुखदेव सिंह जी, मगन मेघवाल जी, पैनल के मेरे सदस्य साथीगण जो विद्वान हैं, सामान्य मंच, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अशोक मार्डा जी और इस पूरे मंच का शानदार संचालन करने वाले गजानंद जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। आपको एक एक नाम ध्यान है, आपको कागज पकड़ के नहीं पढ़ रहा था। मैं इनसे पूछ रहा था बैठे बैठे, इनका इनसे परिचय थोड़ा बोला साहब, ये गजानंद जी हैं और ये पूरे अजमेर की दाई माई है। तो जिस हिसाब से आप संचालन कर रहे हो और जो धारा प्रवाह आप हिंदी बोल रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो और ये हर नाम आपकी छुट्टियों पे उंगलियों पे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए आप, जो समाज के लिए समर्पित हो, जो बिना भेदभाव के, बिना लाल लपेट के एक मन में आप हो कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। और ये मन में आप आज धीरे धीरे शीरे पड़ती जा रही है हमारे दिलों में। आप याद कीजिए बाबा साहब का समय, जब बाबा साहब ने आधुनिक भारत के पटल पे आए, इतनी सारी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, यूएसए गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, लंदन गए, अर्थशास्त्र की में डॉक्टरेट किया। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने कहा कि मेरे गुरु ने अर्थशास्त्र में किस विषय पे उन्होंने नहीं लिखा, ये बता दीजिए। भारत में चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो, कि आज सरकारों में, हमारे दफ्तरों में जो मातृत्व अवकाश महिलाएं कर्मचारी अधिकारी मांगती हैं, आपको पता है कितना मातृत्व अवकाश मिलता है महिला कर्मचारी अधिकारी को पूरे करियर में? पूरे 2 साल के करियर का मातृत्व अवकाश मिलता है। ये सोच आजादी से बहुत पहले उन्होंने इस प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया था। श्रमिकों के हित की बात उनको पता था। श्रमिक ज्यादातर कौन होते हैं? हमारे वर्ग के लोग, गरीब लोग, वही श्रमिक होते हैं। कोई उच्च जाति के लोग श्रमिक नहीं होते। उनके कल्याण के बाद भी आजादी से बहुत पहले वो करते थे। और जब गोल्ड वेज टेबल की बात आई, जो कि लंदन में होनी थी, उस समय अनडिस्प्यूटेड लीडर अगर कोई भारत के आंदोलन में या जिसकी बात कोई सुनता था, वो महात्मा गांधी जी थे। और जो जो वो प्रयास करते थे, पूरा हुजूम उनके साथ चलता था। हमारे लोग जागरूक नहीं थे, उनको अपने अधिकार नहीं पता थे। लेकिन बाबा साहब ने जो अध्ययन किया, देखिए अध्ययन करने से कई बार क्या होता है, आप मनन करते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आप इतिहास पढ़ते हो, आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, ये सारे विषय आप पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो। ये सारे विषय पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, हम शूद्र क्यों कहलाए, हम ऐसी क्यों कहलाए, तो बहुत से जो हमारा ओरिजिन के बारे में आज हम इस स्थिति में क्यों हैं, ये डीप अध्ययन और डीप एनालिसिस उन्होंने किया। तो केवल एक व्यक्ति थे जिनको ये ध्यान था कि हमारी परिस्थिति क्या है, और हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, उस वक्त कोई नहीं था। और इस वर्ग की आवाज उन्होंने मजबूती से अकेले आदमी ने, अकेले व्यक्ति ने हमारी आवाज लंदन में गोल्ड मेज टेबल पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत जोर से उठाई। और बहुत उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह पूरा पैक रुक जाए। जो 2 प्रतिनिधि एक क्षेत्र से वो आने चाहिए, ये बात पूरा पैक में आनी चाहिए। लेकिन खैर
थे, और उसके कारण से हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आज क्या हो रहा है आप सबको पता कि हमारी जो बात संसद में, विधानसभा में जिस मजबूती के साथ अगर जनप्रतिनिधियों को, हमारे वाले जनप्रतिनिधियों को जो राजनीतिक आरक्षण के कारण इन संस्थाओं में, इन कानून की बॉडीज में जा रहे हैं, अगर ये हमारी बात मजबूती से उठाने तो हमें इतना हमें प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां, इलेक्शंस के जो भी अपने कंपल्शन होते हैं, उसके कारण से वो जोर शोर से हमारी बात नहीं होता, वो एक अलग लंबा विषय है। और बाबा साहब ने जब आजादी के समय भारतीय संविधान बनाया तो एक ऐसे संविधान की उन्होंने रचना की जो आधुनिक भारत के परिदृश्य को, कल्पना को लेकर बनाया गया और आज भी प्रासंगिक है। और ये संविधान केवल हमारे वर्गों के लिए नहीं, ये प्रत्येक भारतीय के लिए, अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो कि आजकल बार बार प्रस्तावना लोग पढ़ने का एक चलन चल चुका है, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान का, को फ्रीडम टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो आप देखिए कि एक एक शब्द का गहरा अर्थ है कि हमारा प्रजातंत्र, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी राजनीतिक सोच, हमारी सामाजिक सोच क्या होनी चाहिए, और उसी प्रस्तावना से फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब ये आप सबको पता है कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद भी जो मेंबर्स थे उन्होंने किस तरह इसमें करनी काटी कि किसी की वृद्धि हो गई, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, और अकेला भार उनके कंधों पर भारतीय संविधान को लेकर, और वो शानदार इतिहास बना के दिया उन्होंने, जो आज कई देशों के श्रेष्ठतम संविधानों का एक मिश्रण है। और उस श्रेष्ठतम संविधान के आज हम मानक हैं। अंदाजा कीजिए अगर इस संविधान में मौलिक अधिकार नहीं होते, इस संविधान में मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये नहीं होता, इस देश में गरीब वंचित वर्गों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, तो आज हमारी स्थिति क्या होती है सोच सकते हैं। आज इस तरह से खुले मंच में हम जो मन में आए वो बोल सकते हैं, कानून के दायरे में अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लोगों को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। बहुत से देश हैं अभी भी जिनके नागरिकों को ये कुछ नहीं मिला है, सरकार बिना सोचे समझे जेल में डाल देती है, जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो जेल में जाता है। बहुत से देशों का उदाहरण है, आप नेट पे आजकल सब देखते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब सब देखते हैं। आजकल ज्ञान का जो विस्तार है वो किसी की बकौती नहीं है, और इसीलिए सोशल मीडिया का जो खबर है, हमारे लोग जो आज मीडिया में नहीं है लेकिन मजबूती से अपनी बात यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, सब पे कहते हैं। तो ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। भारतीय संविधान में 3 स्तंभ बहुत बड़े और बहुत मजबूत खड़े थे: समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। ये 3 जो स्तंभ है, ये हमारे पूरे संविधान की भावना को उल्लेखित करते हैं। 75 वर्ष की आजादी में निश्चित रूप से आर्थिक सफलता आई है हमारे वर्गों को। नौकरियों में आरक्षण होने के कारण बहुत से हमारे आप फर्स्ट जनरेशन में आए, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में हमारे लोग नौकरियों में आने लगे हैं, और अब हमारे कई बच्चे जनरल मेरिट में भी आने लगे हैं। जो जो अवसर मिलेगा हमें, हजारों साल में वंचित रहते 75 साल का पीरियड में हमने बहुत प्रगति की है।
आर्थिक रूप से तो की है कम से कम कुछ लोगों ने, राजनीतिक रूप से भी की है क्योंकि राजनीतिक आरक्षण है और हमारे लोग विधानसभा संसद में पहुंच रहे हैं, लेकिन सामाजिक समानता ये अभी तक नहीं है। बाबा साहब ने लिखा है और आप सब जानते हैं कि ये सब बेकार हो जाएगा अगर तो ये सामाजिक असमानता है अगर भारत में मिटाई नहीं गई तो आगे आने वाले टाइम में प्रजातंत्र को जीवित करना बड़ा मुश्किल होगा। तो जो प्रजातंत्र सामाजिक समानता नहीं दे सकता उसको खतरा है, क्योंकि जब तक आप आदमी को आदमी नहीं समझे, मानव को मानव नहीं समझे, तब तक देश की जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से देश हित में राष्ट्र निर्माण में नहीं लग सकती। आज हमारा देश अमेरिका के बराबर हो सकता था, आज हमारा देश चीन जितना शक्तिशाली हो सकता था। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम इतने बटे हुए हैं, सामाजिक रूप से इतने बटे हुए हैं कि हम उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं और राष्ट्र के बारे में कोई नहीं सोचता, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। अपनी अपनी जाति के लिए सब उसके विकास के लिए और सबके लिए लगे रहते हैं। हमारी अपनी मजबूरी है, हम पहले अपना घर तो मजबूत करेंगे भाई। आप कोई दूसरा मजबूत नहीं कर रहा है तो हमें तो करना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप कुछ दान पुण्य करोगे, आप कुछ देने की स्थिति में तो रहो, आप संपन्न तो बनो पहले, तभी तो दान दोगे किसी को। तो हमारे समाज की दिक्कत ये है कि हमें तो वैसे ही खुद को मजबूत करना पड़ेगा, कोई और हमें मजबूत करने नहीं आएगा। और इसी संदर्भ में मैं इसलिए इतनी भूमिका आप लोगों के समक्ष बांधी है भूमिका कि सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं जैसे डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जो राजस्थान की शीर्ष संस्था है हमारे सभी अनुसूचित जातियों की, इसकी भूमिका, इसका गठन 1980 में इसलिए किया था, यही उद्देश्य था। और बहुत से हमारे बुजुर्ग, बहुत से हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स उस समय उन्होंने बड़ी दूर की सोच के इसका गठन किया था और बड़े अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से इसको आज जिस स्थिति में आप देखते हो जयपुर में, उस स्थिति में खड़ा है। लेकिन होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद ठहराव आता है, थोड़े टाइम बाद किसी भी संस्था में कुछ विसंगतियां आती हैं, कुछ भ्रम पैदा होते हैं, कुछ निजी स्वार्थ आ जाते हैं। तो दोबारा से हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो शीर्ष संस्था है समाज की, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लोग हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो अपना सब राजनीति जानते हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन काशीराम जी की तरह सामाजिक क्षेत्र में, काशीराम जी चुनाव में तो बहुत बात आए, आप जानते हैं सर कि कितने साल तक उन्होंने सामाजिक जड़ें मजबूत की, उसको सींचा, साइकिल पे घूम घूम के। सीधे हमारे जो कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी है काशीराम जी से प्रभावित करने का तो साइकिल होगा। साइकिल गरीबी का प्रतीक है, गरीब आदमी के भाग का प्रतीक है। अभी हमारे बहुत से लोग साइकिल से ऊपर कार पे नहीं आए, जिस दिन कार पे आ जाएंगे हो सकता है कभी हमारा प्रत्याशी कार भी रखे चुनाव से। लेकिन आज हमारा बहुसंख्यक जो हमारा व्यक्ति है समाज का, वो आज भी साइकिल से पैदल चलता है। तो ये संगठन तो सामाजिक भूमिका, सामाजिक जड़ें, सामाजिक क्षेत्र में चेतना लाना, जागृति लाना और अल्टीमेटली हमारे राजनीतिक परिदृश्य को, मजबूती को, ताकत को सामाजिक क्षेत्र में जब तक हम मजबूत नहीं होंगे वो स्थिति आने वाली नहीं है। मकान की नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, आप चाहे 10 मंजिल खड़ा कर दे वो रहेगी, वो गिरेगी। उसके इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इतने हो जाएंगे, इतनी कमजोरियां होंगी उस बिल्डिंग में
कि वो एक ना एक दिन धराशायी होगी। इसलिए सामाजिक जड़ें मजबूत करना इन संस्थाओं का काम है। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी अपनी मजबूरियां, उनका भी सोच समझना पड़ेगा। सिरे से हम उनको खारिज नहीं कर सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। दूसरे लोगों के वोट भी ले सकते हैं प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र में कई बार अकेले नहीं लड़ सकते। आपको सबका साथ देना पड़ता है, जीतने के लिए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, उनकी मजबूरियां होती है। लेकिन ऐसे सामाजिक संगठन जिसमें सारे मेंबर ही हमारे वर्ग के हैं, उसमें क्या मजबूरी है? उसमें तो कम से कम हम सामाजिक क्षेत्र का काम कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं चारों तरफ इतनी संस्थाएं बन गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी संस्थाएं अपना अपने क्षेत्र में अच्छा अच्छा काम करें, अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकरण है। लेकिन जब कोई बड़े मुद्दे आए, कि ऐसी संस्था का अगर कोई आह्वान करती है, तो उनको एक मंच पे आना चाहिए, एक जगह पे आना चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा ये, हमारा कार्यक्रम आप अभी पढ़ेंगे, अभी तो आप यहाँ पे हैं, जाने के बाद अगर थोड़ा गौर फरमाएंगे इस पे, तो आप देखेंगे कि जो जो हम यहाँ बोल रहे हैं उसको विस्तार से इस कार्यक्रम में हमने वर्णन किया होगा। बहुत से लोग टोके टुकड़े करते हैं कि साहब इतने बड़े अधिकारी हैं पुलिस में, कल को बड़े पद पे बैठेंगे, इनको क्या जरूरत है? और कई तो मेरे बड़े देशी भी हैं, अरे साहब आपको लड़ना नहीं चाहिए। क्यों भाई? आप ये चक्कर में पड़ो, डीजी को रखो, डीजी नहीं बनाएगी सरकार आपको। मैंने कहा यार कल का किसने देखा? कल का ही नहीं पता होगा आदमी का। समय आज है, बस निकल रही है, ये बस निकल गई तो हम खड़े रह जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी है, ये बस एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमें चढ़ना है। ये कारवा है जिसके साथ हमें जुड़ना है आज, और आज मैं नहीं जुड़ा तो लेट हो जाए। अब परिणाम क्या हो उसका मैं नहीं कह सकता। मैंने अगर ये सोचा होता, ये कैलकुलेशन किया होता, तो शायद आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। और कई लोग कहते हैं अरे साहब इतने तो ये तो चुनाव लड़ेंगे, ये तो इसलिए खड़े हुए हैं, पता क्यों लड़ेंगे? ये चुनाव लड़ेंगे इसके बाद, ये भूमिका बढ़ा रहे हैं अपनी। भैया ना तो मेरा जो टेम्परामेंट है, ना तो मेरा स्वभाव इस तरह का है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, और ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है। केवल इसी काम के लिए आ गया है, ये 1 पॉइंट एजेंडा है। और अगर कोई स्वार्थ है तो उसको अगर स्वार्थ कहते तो है, और वो स्वार्थ है समाज को कुछ वापस देना। 32 साल की नौकरी में बहुत से लोग पूछते हैं उसको मुझे तो व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूँ क्योंकि दफ्तर में इतना बिजी रहता हूँ, 8-9 बजे फ्री होता हूँ, तो व्हाट्सएप जितने कोई काम किए हैं वो देखता हूँ। तो हमारे साथी बताते हैं 1-2 पोस्ट, और ऐसी ऐसी पोस्ट होती है, अरे साहब इन्होंने क्या किया? अब मैं उनको क्या जवाब दूं? 32 साल की नौकरी में 7 जिलों में मैं एसपी रहा हूं, एक आईजी रेंज रहा होता था, सीआरपीएफ में 7 साल रहा, 5 साल दिल्ली में, 2 साल श्रीनगर में एसडीआईजी आईजी। केंद्र का अनुभव भी है, पूरा देश देखा है, दुनिया देखी है। अगर इसके बाद भी कोई अनुभव चाहिए तो मुझे नहीं पता कौन सा अनुभव मांग रहे हैं मेरे से। और 32 साल की सर्विस में 7 जिलों में एसपी रह के जमीनी हकीकत मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारे लोगों की क्या स्थिति है, विशेषकर गांव में, किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, किस तरह से उनमें एक असुरक्षा की भावना है अपने अस्तित्व को लेकर, किस तरह रोज रोज
उनको ताने, जातिगत भेदभाव और ताने सहने पड़ते हैं। किस तरह से हीन भावना से, इन परिस्थितियों से वो ग्रसित होते हैं। आप अंदाजा कीजिए, हम शहर में रहने वाले लोग कई बार इस चीज को नहीं समझ पाते। आप जिस गांव में रह रहे हैं और रोज चलते फिरते आपको कोई टोका टिप्पणी करे आपके जात के बारे में, आप जहां पैदा हुए हैं और आपको पता है मैं ब्रिलियंट हूं, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूं, फिर भी टोका टिप्पणी कोई करता है, आदमी का मनोबल टूटता है, आदमी की हतोत्साहित होती है। क्या कितना ही मजबूत आदमी हो, हतोत्साहित हो। इसलिए हम समझ नहीं सकते हम कई बार। उनको मजबूती देना, उनको उस स्थिति से उभारना, सरकारी योजनाएं जो इतनी बनी है उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन देना। कहीं कोई घोड़ी पे चढ़ा, उसको चढ़ने नहीं दिया, उनको सशक्त करना। मैं बहुत सी बार जब जिलों में एसपी था, केस सरकार ने मुझे कहा आपके यहाँ SC/ST एक्ट के केस खूब दर्ज हो रहे हैं। मैंने कहा साहब ये तो सरकार, संसद ने, भारतीय संसद द्वारा पारित एक बहुत विशेष अधिनियम है SC/ST के लोगों के हितों की रक्षा के लिए। ये तो संसद का जो भी काम कर रहा है, जो भी कर रहा है वो संसद की पालना कर रहा है आदेश में। नहीं बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, झूठे हो रहे हैं, ये हो रहा है। मैंने कहा साहब पहले होते नहीं थे, लोग डर के मारे थाने नहीं जाते थे। मेरा वहां हो सकता है एसपी होने के कारण उनको एक हिम्मत बंदी है, हालांकि मुझे नहीं पता, मेरे पास डायरेक्ट आते नहीं है लोग। कई बार वो थानेदार समझ जाता है पहले ही कि नहीं दर्ज किया तो भाई ऊपर से आएगा जी। तो साहब FIR का मतलब होता है कि आदमी, अगर यहाँ कोई वकील साहब बैठे हैं तो जब भी किसी आपकी एप्लीकेशन में संज्ञेय अपराध की कोई लिखावट है, उसमें कंटेंट है, तो कानूनन पुलिस को ये उसकी मजबूरी है या उसका काम है, उसको दर्ज करे, FIR दर्ज करे, न कि एक परिवार लेके पटक ले जाए। परिवार के क्या करेगा किसी को नहीं पता। FIR का मतलब होता है एक लीगल प्रोसेस शुरू होगा, कोर्ट भी जाएगी वो FIR, तफ्तीश भी आपको करनी पड़ेगी, समय समय पे आपके अधिकारी उस फाइल को भी देखेंगे और अंत में क्या नतीजा देते हो वो कोर्ट में भी जाएगा, और चलान किया तो कोर्ट में भी ट्रायल शुरू होगी। इसीलिए लोग काम से घबराते हैं, अरे यार कोई FIR नहीं, अरे नहीं तो कुछ नहीं है, अभी बुला के समझौता करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा साहब जब प्रावधान है सरकार और हमारे वर्गों के लिए ये है प्रावधान, जब दर्ज करा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? दर्ज हो रहे, पहले नहीं हो रहे, हो रहे। तो आप देखिए कि सोच और मानसिकता की बात क्या है, और लोगों को कई बार बेचारा मुकदमा सही है, सब कुछ सही है, हमने अरेस्ट भी करा दिया, फिर एक दिन एप्लीकेशन लेके आता है साहब हमें समझौता होगा। शुरू में बड़ा दुख होता था, गुस्सा, क्या इतनी मेहनत की हमने और अब आपने समझौता कर लिया। लेकिन एक पहलू दूसरा भी, और वो समझ में अब आया धीरे धीरे कि जिनको उस परिवेश में रहना, उस ग्रामीण क्षेत्र में रहना है, आप तो आज एसपी हो, आज तो आप थानेदार हो साहब, कल क्या होगा मेरा? और जायज बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसका अर्थ क्या है? हमें उसको वहीं मजबूत करना है, वहीं उसको एम्पावर करना है, ताकि जब वो अपनी कोई बात कहे तो पीछे नहीं हटे। ये केवल कहने से, गुस्सा करने से नहीं होगा। इधर है तो FIR कौन लेने वापस, ऐसा क्यों दब गया, तो ये क्या है, वो क्या है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत किसको करना पड़ेगा? वो खुद अपने आप से नहीं हो पाएगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, शिक्षा की योजनाएं, चाहे पानी की योजनाएं, हेल्थ की योजनाएं, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है आदमी के विकास के लिए। अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा, खाना पीना अच्छा नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा, दिमाग का विकास नहीं होगा,
शुद्ध पेयजल नहीं होगा, बीमारियां होंगी, उसका उसका व्यक्तित्व नहीं निखर पाएगा। ये सारी बातें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास से जुड़ी हुई है। सरकारों को सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए, उसको मजबूत हमें वहां ग्रामीण क्षेत्र में करना है। तभी जाके अपने आप जब वो मजबूत होगा तो आप फिर हमें केवल मार्गदर्शन करना है। हम रोज रोज उस गांव में नहीं भाग सकते, कोई रोज नहीं जा सकता गांव में उसके साथ। उसके गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को वो शक्ति हमें प्रदान करनी पड़ेगी। वो आसान काम नहीं है, वो ये सामाजिक संगठनों का काम है। जो विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, इतने जो संस्थाएं हैं उनका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए। दूसरे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बना रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार अपने गरीब व्यवसाय लोगों को, जो कमजोर है, उनको शक्ति प्रदान करना, धीरे धीरे कानून का जानकारी देना, उनके साथ खड़े रहना, जब जब उनके अधिकारों में मुखाराघात हो उनके साथ जाके खड़े होना, संघर्ष करना, ये बहुत सी बातें हैं जो ये सामाजिक संगठन कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और इसी संदर्भ में आप और हम सब पूरा पैनल आपके समक्ष खड़ा है। यही केवल हमारा उद्देश्य है इस मुहिम में आगे आना, और कोई उद्देश्य नहीं। अगर आप हमारी इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं, तो अवश्य रूप से हमें आप आगे आए। केवल न केवल आप, बल्कि आपके मित्र, संबंधी, आपके जो भी जानने वाले हैं, एक एक आदमी 100 लोगों को टच करें। और मेरे ख्याल से अगर ये कारवां चलेगा तो निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से, और अजमेर शिक्षा की नगरी है, आप सब बहुत जागरूक लोग हैं, आप जागरूक, हर सेंस में जागरूक हैं, आपको अपना भला बुरा सबको पता है। यहाँ सरकारी सेवा काफी है और शुरू से ही बहुत विकसित ये शहर रहा है, तो मुझे आप लोगों को और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसी अपील के साथ कि आप हम पे भरोसा जताएंगे। धन्यवाद। जय भीम। साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम आपके साथ हैं, हम एक हैं।